Assalamu alaikum everyone. I am Azan Ahmed and I'm a second year medical student at Khabar Medical College Peshawar, and I'm making today's video to guide you about the physics portion of the MDCAT. As you all know कि physics portion में about 56 MCQs होते हैं, that is the same weightage as the chemistry, और बहुत से लोग जो अपने MDCAT में मार्क्स लूज़ करते हैं वो फिज़िक्स पोर्शन की ही वजह से होता है. तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट those mistakes, what the students do and what should be avoided to gain full marks and maximum marks in physics. Medical students और bio students जो होते हैं उनका जनरल परसेप्शन ये है उनके बारे में कि उनको मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें मुश्किल लगती हैं और फिज़िक्स इज़ मोर रिलेटेड टू मैथ्स, तो मोस्टली लोगों को फिज़िक्स मुश्किल लगती है. बट द वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि फ़िज़िक्स के बगैर आप अपना MDCAT एस नहीं कर सकते. अगर आपकी फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, एटलीस्ट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप MDCAT में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें, और जब तक आप फिज़िक्स को अच्छे तरीके से नहीं कर लेते यू विल नॉट बी एबल टू डू सो. आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स एंड ऑल द ट्रिक्स अबाउट द फिज़िक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस, MCQs की प्रैक्टिस कैसे करनी है, और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो तब आपने फ़िज़िक्स को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें फ़िज़िक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अनलाइक बायोलॉजी, अनलाइक केमिस्ट्री जहाँ पर आपको बस सिर्फ प्रिपेयर करना होता है एंड यू आर गुड टू गो, फ़िज़िक्स में आपका वे ऑफ प्रिपरेशन, उसके अलावा द प्रैक्टिसिंग ऑफ MCQs, और थर्ड चीज़ वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम्स, हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फिज़िक्स MCQ पोर्शन ऑफ द MDCAT. हम लोग वीडियो को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिज़िक्स. जब भी आप फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यू कैन नॉट डू फिज़िक्स बाय योर बुक सोलोली. आप बुक लेकर बैठ जाएँ और आप कहें कि मैं सेल्फ स्टडी से फिज़िक्स कर लूँगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल और इम्पॉसिबल. फ़िज़िक्स के लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर देखें, और लेक्चर भी किसी ऑथेंटिक टीचर के देखें. हमेशा वही वाले लेक्चर्स देखने हैं या उसी टीचर को सुनना है जिसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों और आपको भी इजीली समझ आते हों. तो आई वुड सजेस्ट फिज़िक्स इन सेकेंड्स अगर आप यूट्यूब पर देखना चाह रहे हैं. कुछ लोगों को ये आइडिया होता है कि हम लेक्चर नहीं लेते, हम सिर्फ किसी टीचर के लेक्चर नोट्स ले लेंगे और उनसे काम कर लेंगे. तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए यू हैव टू टेक द लेक्चर्स, लाइक यू हैव टू हेयर देम अप, अदरवाइज़ आपको टॉपिक की समझ नहीं आएगी. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक योर लेक्चर्स, चाहे आप किसी एकेडमी से ले रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर ले रहे हैं. यूट्यूब के सोर्सेज में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फिज़िक्स इन सेकेंड्स इज़ अ गुड सोर्स, फिज़िक्स विद शाहिद इज़ अ गुड सोर्स. लास्ट ईयर वो अवेलेबल था, आई गेस दिस ईयर इट इज़ नॉट अवेलेबल द प्ले लिस्ट ऑफ फिज़िक्स विद शाहिद ऑन द यूट्यूब. उसके अलावा यू हैव स्टेप्स के टीचर्स के लेक्चर्स हैं, यू हैव किप्स के टीचर्स के लेक्चर्स हैं, और KPK में है सर इजहार इज़ अ प्रेफरेबल टीचर फॉर फिज़िक्स. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, वो भी एक अच्छी चॉइस है आपके लिए. और इफ़ यू आर गोइंग टू एनी अकेडमी, अगर आपके पास किसी अकेडमी के टीचर के LMS में लेक्चर्स हैं एंड इफ़ दे आर रियली गुड तो यू कैन टेक देम अप. अच्छा, यहाँ पर अब लेक्चर से रिलेटेड एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है कि हम लोग इंडियन टीचर्स के लेक्चर्स को देखें कि ना देखें. फॉर एग्जांपल अलक पांडे फिज़िक्स वाला इज़ लाइक रियली अ गुड नेम. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लाइक many of my contemporary fellows in KMC, they have watched the lectures of Alok Pandey or physics wala, लेकिन I would not suggest you to watch these lectures especially at this time. उसकी रीज़न ये है कि जो इंडियन नीट का कोर्स है या जो उनके बोर्ड्स का कोर्स है दैट इज़ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन आवर्स, और उनके जो लेक्चर होते हैं उसमें भी दे हैव मच मोर एलेबोरेटेड कॉन्सेप्ट. 1-2 लेक्चर्स मैंने लिए थे फिज़िक्स वाला के, बट दे वर लाइक अ लॉट ऑफ मोर कॉन्सेप्ट, अ लॉट ऑफ मोर डिटेल्स जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में या हमारे कोर्स में नहीं है. तो इट्स बेटर इफ़ यू वांट टू टेक द लेक्चर्स ऑफ इंडियन टीचर्स स्पेशली फॉर द फिज़िक्स, तो टेक देम बिफोर योर MDCAT प्रिपरेशन. अभी आपके पास ऑलरेडी 2 मंथ्स हैं एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम टू डाइजेस्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन, सो इट्स बेटर टू कीप ऑलरेडी ऑन योर कोर्स, जो कि आपकी ऑलरेडी कोर्स आउटलाइन है, और उससे रिलेटेड अगर कोई आपको लेक्चर मिल रहा है इंडियन टीचर का, किसी नीट के टीचर का, जस्ट टेक देम अप और उसको आप देख सकते हैं. लेकिन आउट ऑफ द वे अगर आपको कोई लेक्चर मिल रहा है, या फॉर एग्जांपल फिज़िक्स वाला में आलोक पांडे काफ़ी डिटेल में दूसरे टॉपिक्स और दूसरी चीज़ें भी डिटेल में बताते हैं, तो वो वाली चीज़ें आर नॉट नेसेसरी फॉर यू, यू कैन स्किप देम अप. The second most important thing is formulas. Like physics is nothing without the formulas. अगर आपको फिजिक्स में फार्मूलाज पर कमांड है तो you have command on physics. बहुत से लोग इस तरह हैं कि जिनको फार्मूलाज आते हैं and that's really important, और जिनको फार्मूलाज नहीं आते उनके लिए फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है कि वो फार्मूलाज को याद करें.
फार्मूलाज आर ऑल अबाउट क्रैमिंग। आपको सारे फार्मूलाज A to Z याद होने चाहिए। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने लिए एक फार्मूला शीट कंपाइल कर लें। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर द फार्मूलाज माई सेल्फ। मैंने जितने भी फार्मूलाज थे अपने पास एक पेज पे इनलिस्ट किए हुए थे, एक दो पेजेस पर शॉर्ट करके, छोटे छोटे करके। आई हैव इनलिस्टेड ऑल माई फार्मूलाज एंड आई हैव दोज पेस्टेड और आई यूज टू रीड देम लाइक एवरी डे। एंड उसकी रीज़न ये थी कि फार्मूलाज इस तरह की चीज़ें जब तक आप उनको रिवाइज ना करो, जब तक आप उनको बार बार ना देखो, यू कीप देम फॉरगेटिंग। मेकिंग द फार्मूला शीट वाज दिस मच इफेक्टिव कि अभी भी मुझे फार्मूलाज याद हैं। फॉर एग्जांपल रेंज का फार्मूला था VI² sin 2 थीटा ओवर G। सो ये वाले फार्मूलाज मुझे अभी भी याद हैं। उसकी रीज़न ये है कि आई हैड ऑल दोज फार्मूलाज इनलिस्टेड विद मी ऑन अ पेपर और आई वुड रियली रिकमेंड यू टू हैव अ फार्मूला शीट विद योर सेल्फ। एक पेज पे फार्मूलाज अपने पास लिख के रख लें और उनको बार बार रिवाइज करें एंड दिस वे यू विल नेवर फॉरगेट द फार्मूलाज एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू रिमेंबर द फार्मूलाज। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। अगर आपने MD-CAT में बैठना है तो आप बस फर्स्ट ईयर के बाद ही कैलकुलेटर को डस्टबिन में फेंक दें। लाइक नो नीड टू यूज़ कैलकुलेटर। आई हैव सीन पीपल यूजिंग कैलकुलेटर फॉर सिंपल कैलकुलेशंस लाइक 25/100। लाइक इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए भी जब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द MD-CAT, क्योंकि उसमें बेसिक मैथ्स इन्वॉल्व होती है। यू मस्ट बी क्विक इन बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का पता होने चाहिए। 12th तक आपको टेबल्स लाजमी आने चाहिए। लाइक कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए आपके पास एक वैल्यू आ जाती है 100 डिवाइडेड बाय 4 और आपकी इंस्टिंक्ट्स को भी पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, 25 होगा। लाइक विद इन नो सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर 25 है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है 50/3, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा और पॉइंट्स में भी क्या आंसर आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट टू मच क्विक। बिकॉज जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो जस्ट रिमेंबर दैट यू विल, अपने माइंड में आपने एक ही चीज़ रखनी है कि आपके पास एक MCQ के लिए 1 मिनट है। यू विल नॉट बी गिवन मोर टाइम देन दिस। और कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बायो में से टाइम बचा लेंगे, हम लोग केमिस्ट्री में से टाइम बचा लेंगे। तो येस, इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग बायो में से भी टाइम बचा लें, आप लोग केमिस्ट्री में से भी टाइम बचा लें, लेकिन हो सकता है कि कोई इस तरह के MCQs हों केमिस्ट्री में जहाँ पर आपको सोचना पड़े। फिजिक्स के इस तरह के MCQs हों कि जो कि 1 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाले ना हों, लाइक उनमें 3, 4, 5 मिनट लगते हों। तो वो वाले क्वेश्चन जो ऑलरेडी 1 मिनट के हैं तो वो आप कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस ऑन योर कैलकुलेशन। लाइक आपको क्विकली पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या आ सकता है, और वो चीज़ प्रैक्टिस से आती है। सो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर डूइंग सिंपल कैलकुलेशंस। अपने कैलकुलेटर को साइड पर रखते हैं। लाइक कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं बुक के अंदर जहाँ पर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना होता है, लेकिन MD-CAT जो एग्ज़ाम है वो इसी बेस पर डिज़ाइन किया जाता है कि आपको कैलकुलेटर यूज़ ना करना पड़े। लेकिन आपको कुछ बेसिक मैथ्स पता होनी चाहिए। अगर वो टिप्स और ट्रिक्स आपको पता होंगी तो आप लोग ईजीली फिजिक्स का पोर्शन एज कर सकते हैं विदाउट ए कैलकुलेटर और विदाउट स्ट्रेसिंग अबाउट द कैलकुलेटर कि हम लोग कैलकुलेटर के बगैर ये कैसे करें। तो आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स वन बाय वन। इफ़ यू नो देम ऑलरेडी तो आप उन चीज़ों को और ज़्यादा परफेक्शनाइज कर लें, एंड इफ़ यू डोंट नो दीज थिंग्स तो अपने पास इनलिस्ट कर लें और इन चीज़ों को याद कर लें। बिकॉज ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन टाइम आई रिमेंबर्ड दीज थिंग्स। सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आपके पास स्क्वेयर्स हैं। आपको 2 से लेकर एटलीस्ट 10 तक के स्क्वेयर्स आने चाहिए। 2 का स्क्वेयर 4 है, 3 का स्क्वेयर 9 है, 4 का स्क्वेयर 16 है। इस तरह आपको 10 तक स्क्वेयर्स लाजमी आने चाहिए। बिकॉज फिज़िक्स में जितने भी फार्मूलाज यूज़ होते हैं मोस्टली स्क्वेयर्स वाले होते हैं, तो अगर आपको स्क्वेयर्स आते होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो है आपके टेबल्स। आपको एटलीस्ट 12 तक टेबल्स आने चाहिए। 12 आई वुड सजेस्ट कि 15 तक आने चाहिए, लेकिन अगर किसी को 15 तक नहीं भी आते फिर भी 12 तक टेबल्स का आना ज़रूरी है। बिकॉज जब भी आप कोई कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो फॉर एग्जांपल 96/12 आ गया, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 12 आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने। बट इसी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है थीटा की वैल्यू। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यूज़ आनी चाहिए। और अभी आप लोग परेशान हो जाएंगे कि हम लोग इतना बड़ा लॉग टेबल है उसमें से वैल्यूज़ देखते हैं, कैलकुलेटर में से देखते हैं, तो हमें क्या पता कौन सी वैल्यूज़ आएगी कौन सी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो थीटा की वैल्यूज़ आगे वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में भी यूज़ होती हैं। देन ज़ीरो है, वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसमें भी आपको थीटा की वैल्यू लगानी पड़ती है। तो
तो आप आई वुड सजेस्ट यू, नॉट सजेस्ट यू, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की 5 वैल्यूज़ आनी चाहिए जो कि जिनसे MCQs बनते हैं. यू विल नॉट गेट एन MCQ जिसमें वो कहेंगे कि आप टेन 48 डिग्री की वैल्यू डालनी पड़े, जहाँ पर आपको टेन 54 डिग्री की वैल्यू डालनी पड़े. जो 5 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. और 0 और 180 डिग्री की वैल्यू तो हर एक को पता होती है. cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0 और cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड sin 90 इज इक्वल टू 1. और इसी तरीके से 180 का भी आप लोगों को पता है, एक में -1 होता है. तो 360 डिग्री का भी आप सबको पता होता है क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पूरा साल यही चीज़ें पढ़ते हैं. तो आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये आपको याद होने चाहिए. मैंने जिस तरीके से याद की थी वो मैंने हैंड ट्रिक से याद की थी. हैंड ट्रिक अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी. हाउ टू यूज़ हैंड फॉर रिमेंबरिंग द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा. टेन थीटा की आपको अलग से याद करनी पड़ती हैं, लेकिन खैर वो भी इतनी मुश्किल नहीं है. 2-3 वैल्यूज़ हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट. आप वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप ये वैल्यूज़ लाजमी याद कर लें क्योंकि 1-2 MCQ इसमें से आता है और हर वैल्यू का रटा लगाना पॉसिबल नहीं है, हर MCQ का रटा लगाना पॉसिबल नहीं है. तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए. उसके अलावा मैक्सिमम रेंज है और रेंज में से भी मुख्तलिफ क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, तो यू शुड नो दीज. चौथी चीज़ जो है वो स्क्वायर रूट है. मोस्टली लोग हैं उनको स्क्वायर रूट लेना नहीं आता और वो यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू टेक स्क्वायर रूट. उसमें शॉर्ट वीडियोस आती हैं, 2-3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो है. यू विल गेट टू नो कि स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है. आप एटलीस्ट सीख लें कि स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है. इन केस अगर आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना पड़ जाता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 16 का अगर स्क्वायर रूट आ गया किसी क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली आप 4 आंसर लिख सकते हैं. 4 का आ गया तो 2 लिख सकते हैं. लेकिन इन केस 3 आ गया, √3 आ गया या √2 आ गया, तो अब इनका स्क्वायर तो आपको नहीं पता, तो इनकी वैल्यू आपको लेना, सॉल्व करना आना चाहिए. लाइक मुझे अभी भी याद है √2 की वैल्यू 1.2 समथिंग होती है, √3 की वैल्यू भी इस तरह 1.75 समथिंग होती है. तो कुछ वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी याद होती हैं और होनी चाहिए, और अगर नहीं भी होती तो आपको तरीका आना चाहिए. अब इस तरह आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और 2 डेसिमल फिगर्स तक आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए. बिकॉज ये वो चीज़ें हैं कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह का MCQ आ जाता है और आप बीच में स्ट्रक हो जाते हैं तो फिर इट गोज़ रियली बैड फॉर यू. आपको फार्मूला आते हुए, सब कुछ आते हुए भी बस इन चीज़ों के ना आने की वजह से आप MCQ सॉल्व नहीं कर सकते. 5th थिंग दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है सिली मिस्टेक्स. फॉर एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं 2 का स्क्वायर लेना था, मैंने कहा 2 का स्क्वायर 8 ले लिया. 2 का क्यूब लेना था, मैंने 2 का क्यूब 4 ले लिया. तो इस तरह की मिस्टेक्स, इस तरह के ब्लंडर्स नहीं करने, इन्हें सिली मिस्टेक्स कहते हैं. इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और उसका बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आप उसको जल्दी जल्दी क्रॉस चेक कर लें कि वेदर ये क्वेश्चन मैंने सही किया या नहीं किया. क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरह की चीज़ें हैं कि आप लोग सब कुछ सही कर लेते हैं, कुछ साइन की मिस्टेक हो जाती है, कुछ आप जल्दी में हड़बड़ा के, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेस भी होता है, एंजाइटी भी होती है, आप कुछ चीज़ें गलत कर जाते हैं, लाइक अनकॉन्शियसली, अननोइंगली आप इस तरह कर जाते हैं. तो उसको आप एक दफ़ा लाजमी क्रॉस चेक कर लें, और वो क्रॉस चेक आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास टाइम होगा, और टाइम आपके पास तभी होगा जब आपके पास प्रैक्टिस होगी. तो दैट्स वाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन कि आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करें अपनी MCQs की, ताकि आप लोग मैथमेटिकल टाइप, न्यूमेरिकल टाइप MCQs की, जो लोग इनमें वीक हैं, ताकि आपको फाइनल टेस्ट के डे पर कोई इशू ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो. अब दूसरी चीज़ आ जाती है फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस की. तो फिज़िक्स के MCQs की प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें? तो द फर्स्ट सोर्स फॉर यू टू प्रैक्टिस इज़ पास्ट पेपर्स. पास्ट पेपर्स आर रियली गुड सोर्स ऑफ MCQs, लेकिन मेक श्योर कि वो पास्ट पेपर्स कुछ ज़्यादा ही ओल्ड ना हो. लाइक आप 2014, 2015, 16 के पास्ट पेपर्स देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे कोर्स में नहीं थी. तो आप कोशिश करें कि 2018 से ऑनवर्ड्स जो पास्ट पेपर्स हैं उनके जो फिज़िक्स के MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करें, या 2019 से ऑनवर्ड्स जो MCQs हैं उनकी प्रैक्टिस करें. लास्ट 5 ईयर्स की प्रैक्टिस कर लें. इट वुड बी रियली गुड फॉर यू. सेकंड, आई वुड सजेस्ट कि आप यूनिक के जो MCQs हैं, MCQ प्रैक्टिस बुक है, दैट इज़ रियली गुड. मोइन की MCQ प्रैक्टिस बुक है, दैट इज़ रियली गुड. उसके अलावा भी देयर आर मैनी अकेडमीज़ जिनकी प्रैक्टिस बुक्स, किप्स की प्रैक्टिस बुक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. ये मैंने भी की थी और हर बंदा, मोस्टली हर बंदा करता है. तो किप्स इज़ ऑल्सो रियली गुड फॉर यू टू प्रैक्टिस MCQs. अब फिज़िक्स के MCQ प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है? प्रैक्टिस तो सब करते हैं, लेकिन यह है कि कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ के अच्छे मार्क्स नहीं आते. संडे टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो फिज़िक्स की ही वजह से कटते हैं. तो आई वुड टेल यू व्हाट इज़ द राइट वे टू प्रैक्टिस MCQs.
फिज़िक्स के जब भी आप MCQ सॉल्व करें हमेशा टाइम्ड MCQs करें वो। फॉर एग्जांपल आपने MCQ 10 MCQ सॉल्व करने हैं तो अपने लिए 10 मिनट का टाइम रखें और देखें कि आप 10 मिनट के अंदर MCQ सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते उसके बाद दोबारा से आप MCQ को सॉल्व करें और फिर भी अपना टाइम एटलीस्ट नोट करें कि आपने एक MCQ कितना टाइम में सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल अगर एक MCQ आप 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं डे 1 पे और 2 महीने के बाद MCAT से सिर्फ 3-4 दिन पहले भी आप वही MCQ आधे घंटे में सॉल्व कर रहे हैं, 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, तो यू हैव मेड नो प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ये नहीं है कि आप MCQ सही से सॉल्व कर लें, प्रोग्रेस ये है कि आप MCQ टाइम के अंदर सॉल्व कर लें। तो हमेशा फिजिक्स के MCQs की जब भी प्रैक्टिस करनी है तो टाइम रेंज के अंदर रह कर करनी है, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिजिक्स के MCQ का ये मसला है कि आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपने 100% उसको डन करके रख दिया, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि जब आप दोबारा उसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जाएगी। तो वो चीज़ जो आपकी बार बार मिस्टेक हो रही है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू माय एग्जांपल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस वाले MCQs होते थे जिसमें पॉइंट चार्जेस होते थे और दोनों का पोटेंशियल डिस्टेंस फाइंड करना होता था एक चार्ज से, तो उसमें आई यूज़ टू डू मिस्टेक वाइल पुटिंग वैल्यू इन द फार्मूला। एक में प्लस लगाना होता था, एक में प्लस नहीं लगाना होता था, तो दैट यूज़ टू बी कन्फ्यूजिंग फॉर मी। तो उसको मैंने अपने पास नोट डाउन किया हुआ था और जब भी मैं वो MCQ सॉल्व करता था हमेशा मेरी उसमें गलती होती थी। एंड टू लेट यू नो, इन द टेस्ट वही वाला MCQ आया था और टेस्ट में भी मुझसे वो वाला MCQ सॉल्व नहीं हो रहा था। और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने मतलब अपनी गलती पॉइंट आउट तो की थी, लेकिन मैंने उसको फिर बार बार प्रैक्टिस नहीं किया। तो जिस एरिया में आपकी मिस्टेक हो रही है, जिस टाइप ऑफ MCQ में आपकी मिस्टेक हो रही है, उसको पहले तो नोट डाउन करें अपने पास और फिर उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि फाइनल टेस्ट में आपसे वो मिस्टेक ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब एक MCQ सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये MCQ इसी तरह ही आएगा। इफ़ यू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी चैप्टर, फॉर एग्जांपल cos 90 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग ये सोचते नहीं है कि क्या पता cos 90 की जगह वहाँ पर cos 60 आ जाए, cos 30 आ जाए। और जब इस तरह थोड़ा सा डिफरेंट होकर MCQ आता है एग्जाम में तो सारे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि ये वाला MCQ हम कैसे सॉल्व करें। ऑल दो उसमें सेम फार्मूला होता है, सेम वैल्यूज़ होती हैं, सब कुछ सेम होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी वो चेंजिंग कर देते हैं। तो ये इस तरह नहीं करना कि आप जिस टाइप ऑफ MCQ आप सॉल्व कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक MCQ आपकी बुक में भी सेम है, आपकी प्रैक्टिस बुक में भी सेम है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में भी सेम है और एग्ज़ाम में भी वो MCQ आया है और आपने बस समझा कि ये वही वाला MCQ और सॉल्व कर दिया, इवन दो उसमें डेटा थोड़ा सा चेंज है। तो आई हैव सीन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इस तरह की गलती कर देते हैं कि वो समझते हैं कि ये MCQ हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हुए हैं और इसमें भी वही वाला डेटा और वही वाला सब कुछ यूज़ हो रहा है, तो बस हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं विदाउट कीन ऑब्जर्वेशन के वहाँ पे डेटा उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया होता है। फॉर एग्जांपल 45 की जगह उन्होंने 35 लिखा हुआ होता है। तो इस चीज़ को आपने लाजमी माइंड में रखना है। फिजिक्स का पोर्शन वो पोर्शन है जो कि सब स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आउट करता है। तो वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल अटेम्प्टिंग द फिजिक्स पोर्शन, नंबर 1, जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करें तो मेक श्योर यू क्रॉस चेक इट। मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा एक MCQ सॉल्व किया और उसको डायरेक्ट बबल शीट पे फिल कर दिया। वंस यू सॉल्व द MCQ टेक फ्यू सेकेंड्स टू क्रॉस चेक कि मैंने डेटा सही लिया था, मैंने फार्मूला सही लगाया था, क्या यहाँ पर कोई एग्जामिनर मुझे ट्रिक तो नहीं कर रहा। ये चीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स कर जाते हैं, लाइक दे नो द फार्मूला, दे नो द कैलकुलेशंस, उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो वहाँ पर कन्फ्यूजन में कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और फिर उसको क्रॉस चेक नहीं करते, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत आता है और वो गलत आंसर मार्क कर देते हैं। तो ऑलवेज क्रॉस चेक योर MCQ। बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सिंपल MCQs मिलते हैं, लाइक देयर इज़ नो ट्रिक इन द MCQs। आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है, अगर आपकी मेमोरी में वो चीज़ है, यू आर गुड टू आंसर द क्वेश्चन। केमिस्ट्री में कुछ MCQs होते हैं ट्रिकी, जहाँ पर आपको ट्रिक किया जाता है, पजल किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस में नहीं किया जाता। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में पजल किया जाता है। लाइक एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है। he wants to test कि whether your concept is clear about this formula, about this knowledge, about this thing। फॉर एग्जाम्पल जो चार्ज की मूवमेंट है, चार्ज पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव साइड पे डिफ्लेक्ट होगा। अब एक प्रोटॉन के लिए डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन के लिए डिफ्लेक्शन डिफरेंट है, बिकॉज एक के लिए आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, एक के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, एक कन्वेंशनल है, एक नॉन कन्वेंशनल है। तो इस तरह का फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई MCQ था जो आपने एकेडमी में किया है या जो आपकी बुक में है, वो इलेक्ट्रॉन के लिए, वही सारा सिनेरियो बना के वो प्रोटॉन के लिए दे देता है, और आप तो कहते हैं नहीं ये तो मैंने MCQ सॉल्व किया हुआ है। आप इलेक्ट्रॉन के सिनेरियो के साथ उसका आंसर लिख देते हैं जो कि 180 डिग्री अपोजिट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन के आंसर के साथ। तो हमेशा आपने क्वेश्चन को चेक करना है एंड मेक श्योर कि एग्जामिनर आपको ट्रिक तो नहीं कर रहा।
क्योंकि एग्जामिनर फिज़िक्स में आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, बट यू डोंट हैव टू गेट ट्रिक बाय द एग्जामिनर। और आपने अपने तमाम तर जितनी भी नॉलेज है, जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको यूज़ करते हुए फ़िज़िक्स को सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सिक्योर रियली गुड मार्क्स इन फिज़िक्स। और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। उसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ईमेल मी अप टू